एक महत्वपूर्ण विषय पर विभिन्न वक्ताओं के विचारों के लिए विद्वान वक्ताओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। और ये जो परिचर्चा होने वाली है, परिसंवाद होने वाला है, उसका संचालन करने के लिए डॉक्टर एच एम मिश्रा जी, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय शासन संस्थान, उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। हम चाहते हैं कि उनका शुभागमन हो जाए। और विद्वान वक्ताओं में जिन्होंने जीवन में एक एक पल जनता की सेवा के लिए, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना पल पल का सदुपयोग किया, ऐसे विद्वान वक्ता और ऐसे अनुभवी व्याख्याता इसमें शामिल हो रहे हैं। श्री आर परशुराम जी, पूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उनसे आग्रह है मंच पर पधारें। डॉक्टर रमा पांडे जी, एसपीए मेनिट भोपाल की ओर से, उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव जी, सहायक प्रोफेसर मेनिट, सादर आमंत्रित हैं। श्री अनुराग द्वारी, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक हैं, उनका स्वागत है। और श्री अमिताभ जी, डिबेट की ओर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। इस बीच एक छोटी सी सूचना दे दें, आप में से कोई एक व्यक्ति खोज रहा होगा अपने चश्मे को। अब ये नंबर वाला चश्मा है, नहीं तो मैं उपयोग कर लेता। जिनका हो तो वो अपना ये चश्मा जरूर ले जाएं, यहाँ हमारे पास रहेगा। डॉक्टर एच एम मिश्र जी, पूर्व निदेशक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड अर्बन मैनेजमेंट के, और आप समाज शास्त्र के व्याख्याता के रूप में आपने सेवाएं दी हैं। 30 सालों का अनुभव है। सेवानिवृत्ति के बाद पूरा समय आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति विश्लेषण के लिए समर्पित होकर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो इस परिचर्चा का संचालन करें। और एक बार फिर विद्वान वक्ताओं का, श्री आर परशुराम जी, डॉक्टर रमा पांडे जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव जी, श्री अनुराग द्वारी जी और अमिताभ जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम परिचर्चा के लिए डॉक्टर एच एम मिश्रा जी से आग्रह करते हैं। हमारे एक वक्ता मुझे लगता है जो ठीक है आप करा लें। हाँ ठीक है, करा लें, करा लें। देश का हृदय प्रदेश और दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश अपने अंदर कई खूबियां समेटे हुए है। हरा भरा ये प्रदेश अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और पारंपरिक जीवन शैली के लिए एक अलग पहचान बनाए हुए है। अब मध्य प्रदेश विकसित व समृद्ध प्रदेश की ओर बढ़ चला है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की कमी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच और कम साक्षरता दर जैसी कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है और समग्र रूप से जीवन की गुणवत्ता सुधारने की इस दिशा में स्थानीय सुशासन एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो पहले तो पंचायत, अगर आप पंचायत में जाओ अपने, है नहीं, तो जो पंचायत की जानकारी का अगर संकुल में मिले तो संकुल से ग्राम संगठन में, ग्राम संगठन सब दीदी के पास जाए, जो भी योजना है वह संकुल में आनी, मतलब पता चलना चाहिए कि पंचायत में ये योजना है। अपने दीदी ने ऐसे तो जो सबसे ज्यादा गरीब दीदी के अपने समूह में वही ने अपने लाभ पहुंचावा तो दीदी बेहतर रहेगा। હું जो कह रही तो अपने जो गरीब दीदियां है, गरीब से अरे गरीब है मनो दीदियां ने मकान મળना चाहिए, पात्रता पढ़ने पात्रता देनी चाहिए। अपने यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है ने बच्चा ने, तो वो भी एक वेनी चाहिए, जरूरी। स्कूल में बाउंड्री नहीं है, वो भी वेनी चाहिए। गांव में रोड होना चाहिए, गटर नाली सही होनी चाहिए, और उसके बाद में पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल में भी थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। चौराहे जो पढ़ाई કરીને छोड़ दीदी है, अगर भी कोई धंधो करवा चाहिए राते वड़ा ने रोजगार अपना देना चाहिए अपना गांव में, जैसे कि कौशल प्रशिक्षण है, स्किल ट्रेनिंग है, और बिना बात जैसे कि लाइन पर कोई जा रहा है नहीं तो वड़ा रोकवा अपना ने, जैसे कि कंप्यूटर क्लास होनी चाहिए,
સિલાઈ મશીન હોવી જોઈએ તો આપણાને મતલબ રોજગાર આપણા ગામ में रोजगार મળી શકે लोग गुजरात जा रहा काम कर बाहर जा रहा तो कहाँ जा रहा अभी अणी बात जा रहा कि वही लड़की ज्यादा दे और आपने वो 200 रुपया दे तो वो 200 रुपया हम कौन काम करे। जैसे ही युवा 10वीं पास करता तो उनको सही सही तौर पर जानकारी नहीं मिल पाती, तो उसके लिए अगर स्किल ट्रेनिंग का अगर कुछ ऑप्शन होता तो वो बेहतर से अपना सब्जेक्ट चूज कर पाता, तो वो अच्छा रहता है। अगर युवाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये सारी सुविधा अगर गांव में या पंचायत पे मिलेगी तो वो अपना गांव छोड़ के पलायन या दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेगा। આપણે મહિલાઓને મતલબ અભ્યાસ સપોર્ટ કરીને પણ આપણે મહિલાઓની ખુદની દુકાન મેળવી છીએ, મહિલાઓને મતલબ કિરાના દુકાન મળી છીએ, સબ્જી કઈ ભાજી વેચી શકે હોણ છીએ, ब्यूटी पार्लर कर सके। निकलेगा गांव में लाइट भी तो होनी चाहिए, गांव में लाइट होनी चाहिए तो महिला आगे निकलेगा तो ये करेगा कैसे। घर बैठी बैठी रहती है और काम करती रहती है तो समझाने भी पड़ेगा। घर वाले डर बिठा देते कि बाहर निकलेंगे तो ऐसा वैसा, पहले से उनके दिमाग में वो चीजें बिठा देते, तो अगर वो चीजें नहीं बिठाएंगे तो वो खुल के जिएगी, आगे बढ़ने की सोचेगी कि मैं नौकरी करूंगी। जैसे मेरा भाई मोटरसाइकिल चलाता है या बाहर नौकरी करने जाता है तो मैं भी जा सकती हूँ। किसी गरीब आदमी को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, सभी काम पंचायत स्तर स्थानीय गांव में हो जाने से उनको तहसील स्तर जिला स्तर पे नहीं जाना पड़े। स्वास्थ्य को लेकर लड़कियां खुल के कुछ बात भी नहीं कर पाती, कुछ बताती भी नहीं, मैडम को नहीं बता पाती, घर में मम्मी को भी नहीं बता पाती, सहेली को कभी बाई चांस बता सकती है, नहीं तो नहीं बता सकती। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्तर पे ले जाना चाहती हूँ कि कुछ नौकरी करे मेरे बच्चे, पुलिस बने, डॉक्टर बने, पर ऐसा गांव स्तर पे मुमकिन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि रतलाम जैसा या इंदौर जैसा कोई शहर है ऐसा मेरे गांव में हो, हर चीज की सुविधा मिले। नौकरी के अवसर नहीं मिलते और नहीं वो उतने मतलब सक्षम होते कि जिसकी वजह से हमको कुछ गवर्नमेंट जॉब भी मतलब नहीं मिल पाती। गांव के लिए फिर हम जो योगदान देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। कहाँ लिखा हुआ है कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती या लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा कहाँ लिखा होता है। कि हमारे मुद्दे लेके ग्राम सभा में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से बात करने के लिए थोड़ा झिझक रहती है और वो बात करते नहीं है, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें। हमारे को काम कराने में थोड़ी सी दिक्कत वित्त संबंधी आती है। कोई काम पैसे के बिना नहीं होता और कोई काम सहयोग से हो जाता है और बजट का भी अभाव रहता है। बिना पैसे से कोई काम होता नहीं। मजबूत स्थानीय शासन से गांव में आ रहा सुशासन, सुनिश्चित हो रही समाज की समृद्धि, समग्र विकास के खुल रहे हैं द्वार, यही स्थानीय सरकार की पहचान। मैं प्रारंभ करूंगा चर्चा क्योंकि विलंब हो गया है, तो हमारी ओर से चेष्टा ये रहेगी जो इसको 45 से 1 घंटे के अंदर, 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर खत्म कर, क्योंकि लंच काफी देर हो जाएगा आप लोगों का। अब मैं प्रारंभ करूंगा चर्चा का। जो मैनिट के डायरेक्टर साहब ने एक श्लोक कहा था, उसकी समस्या मेरे साथ नहीं। उन्होंने शुरू किया था अमंत्रम अक्षरो नास्ति न मूलम न औषधम अयोग्य है पुरुषो नास्ति योजका है तत्र दुर्लभम। हमारे पास इसकी समस्या नहीं है। आज हमारे पैनल में सभी अच्छे योजनाकार बैठे हैं और योजना करते रहे हैं। और दुर्भाग्यवश एक रहा जो शासन की तरफ से हमारे जो पैनल में अतिरिक्त मुख्य सचिव आने वाले थे, वो कोई व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं। हमारे इस पैनल में पूर्व मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, एनजीओ में समर्पित भाव से स्थानीय शासन, पंचायत के स्तर पर कार्य करने वाले हमारे साथी अमिताभ सिंह जी, एनडीटीवी जो 4th पिलर कहते हैं, उनके हमारे भाई अनुराग जी हैं। फिर जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं पुष्पेंद्र यादव साहब, रमा एसपीए भोपाल में हैं, हमारी पुरानी साथी और सहयोगी रही हैं। और मेरा सौभाग्य ये रहा है जो मैं
आदरणीय परशुराम जी के साथ, रमा जी के साथ, अमिताभ जी के साथ, आदरणीय परशुराम जी से प्रशासकीय स्तर पर, अनुराग जी, रमा जी से प्रोफेशनल स्तर पर, और फिर डिबेट के अमिताभ जी से प्रोफेशनल कम सोशल इशू के लेवल पर बड़ा निरंतर मेरा संवाद होता रहा। हम चर्चा का प्रारंभ करेंगे क्योंकि ये विषय है स्थानीय शासन से संबंधित, और टीआरआई ने जो विषय रखा है आज का, फ्लरिशिंग कम्युनिटीज, समृद्ध समुदाय, और शायद यूनाइटेड नेशंस का जो 2030 का जो सतत विकास लक्ष्य है, उसकी भी अवधारणा रही है समृद्ध समुदाय, समृद्ध व्यक्ति, समृद्ध राष्ट्र और समृद्ध पर्यावरण, ग्लोबल इन्वायरमेंट, इसी की चर्चा है। लेकिन सबकी कड़ी जो है, और फिर इन्होंने बस 1 मिनट में मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका, क्योंकि जो फ्लरिशिंग कम्युनिटीज की जो कॉन्सेप्ट दिए है स्ट्रक्चरल लेवल पर, मीजो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर। तो स्ट्रक्चरल लेवल पर हमारे बीच आदरणीय परशुराम साहब है, मुख्य सचिव रहे हैं, स्टेट की नीतियां, पॉलिसियां, और उसी विभाग में रहे हैं ज्यादा समय तक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, रूरल डेवलपमेंट में। अमिताभ समर्पित रूप से काम करते हैं पंचायतों के लिए, मीजो लेवल पर हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल मीजो एंड माइक्रो लेवल पर काम करते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, आप में से कोई पंचायत प्रतिनिधि हैं सदन में? कोई भागीदारी में पंचायत के भी कोई सदस्य हैं? अच्छा, कोई बात। कोई महिला सदस्य हैं पंचायत की? कोई एक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो मैं लास्ट में, हम 5 मिनट का वो समय भी रखेंगे जो आप प्रश्न कर सके। तो प्रारंभ हम करते हैं श्री अमिताभ सिंह से, क्योंकि आप पंचायतों के साथ काम करते हैं और हमारे पैनल का विषय ही जो है वो स्थानीय स्वशासन है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में मेरी जो समझ है, पंचायतों का गठन हमने सर्विस को, टू डीपन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को नीचे गहराई तक पहुंचाने में और सर्विस की गुणवत्ता बढ़ाने में, पंचायत को सशक्त करने में, समुदाय को सशक्त करने के लिए किया। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर अभी 3 इंडिकेटर पर बात करेंगे, 4 इंडिकेटर पर। पंचायत की क्या भूमिका शिक्षा में है, पंचायत की क्या भूमिका चिकित्सा में है, पंचायत की क्या भूमिका स्वास्थ्य में है, और पंचायत की क्या भूमिका स्वच्छता और स्वच्छता में है, जल और स्वच्छता में। हम इन्हीं मुद्दों पर तो 5 मिनट के अंतर्गत, 5 मिनट 7 मिनट में, क्योंकि हम 2 राउंड में ये करेंगे, तो 5 मिनट में अगर आप अपने विचार इस पर रखें, जो कैसे, क्या हमको एक्शन प्लान डेवलप करना चाहिए इस पैनल की बात। जी धन्यवाद मिश्रा जी। मैं शुरुआत की अपनी बात जो करूंगा, खाली एक बात ये बताना चाहूंगा कि पिछले 3 दशकों से मध्य प्रदेश में खास करके पंचायती राज पे जो काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक अंतर मध्य प्रदेश और बाकी देश में दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश का कानूनी ढांचा जो है वो बहुत मजबूत और बहुत सशक्त है। पंचायतें अगर करना चाहें तो हर क्षेत्र में उनको कानूनी अधिकार है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में। अगर हम इन 3 विषयों के मिश्रा जी ने बात की है तो कहें तो इन तीनों में मध्य प्रदेश के पंचायतों को कानूनी अधिकार है। जो लोग बजट समझते होंगे, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य रहा जहां हम पंचायतों के लिए जिला बजट बनाते थे, जिला बजट पुस्तिका प्रकाशित भी करते थे। परशुराम साहब जी के जमाने में वो कंटिन्यू रहा, अभी भी बनता है, प्रकाशित होकर जिलों में नहीं जाता। और वहां पे सीएजी ने 3 वो बनाए, खाते अलग से बनाए पंचायती राज व्यवस्था देश में आने के बाद। तो 198
एक कोड होता है, उसमें ग्राम पंचायतों को पैसा जाता है, 197 में जनपद को और 196 में जिला पंचायतों को पैसा जाता है। तो स्टेट का बजट आप देखेंगे तो अभी भी आवंटन होता है, शिक्षा में भी होता है, स्वास्थ्य में भी और आजीविका में भी। जो हमारे प्रदेश में पंचायतों के साथ दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि पंचायतें धीरे धीरे पिछले 15-20 सालों से मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे एक तरह से सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग का एक्सटेंशन बन के रह गई हैं, क्रियान्वयन एजेंसी। पेपर अलॉटमेंट है, बजट हम दे रहे हैं जो वो पेपर अलॉटमेंट है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आजीविका में, तीनों में। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, स्वास्थ्य विभाग के साथी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र में भारत सरकार जो पैसा देती है वो ग्राम पंचायतों की सहमति के बिना खर्च नहीं किया जा सकता। जमीनी स्तर पे क्या स्थिति है बेहतर हम देख सकते हैं नीचे जाकर। अभी पंचायतें न स्वास्थ्य में काम कर पा रही न शिक्षा में। अभी कुछ दिन पहले हम लोग धार जिले में कुछ पंचायतों के साथ एक CSR से मिलकर वहां की कार्य योजना बना रहे थे सर। सब राजेंद्र सिंह जी बैठे थे, अभी नहीं है। सारी पंचायतों का यही था कि हमको पानी चाहिए। पानी कहाँ से आएगा? बोले पानी हम ला सकते हैं, रास्ता मालूम है, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या वन विभाग हमारी बात मानेगा? नेशनल हाईवे के किनारे स्कूल बने हुए हैं, बच्चे 1 मिनट भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि ट्रैफिक का शोर उनको पढ़ने नहीं देता। बोले साहब हम इसको मनरेगा के पैसे से हम शिफ्ट करना चाहते हैं, शासन हमारी बात मानेगा क्या? और जब हम स्वच्छता की बात जो कर रहे हैं, एक गांव की बड़ी दुखद कहानी है। उस गांव में बहुत तालाब हैं। जो शौचालय बने हैं हमारे, उन शौचालयों से जो हम पिट बनाते हैं, उसके वहां से जो पानी बाद में निकल के जो फ्लो करता है वो लोगों को नहीं मालूम कहाँ डालना है, तो सारे के सारे उन्होंने गांव के तालाबों में उसको कर दिया है। तो जो तालाब गांव के जहां पानी वो पी सकते थे, वो पूरा का पूरा गांव के तालाब एक तो पीने लायक नहीं बचे और पूरा बदबू का क्षेत्र बन गए हैं। पंचायत पूछ रही कि इस पे मुझे नहीं मालूम है कि क्या करना है, इसमें कोई मदद कर सकता है क्या? कहना यह चाह, कानून है, अधिकार है, कैसे उपयोग करें। जहां हम स्वच्छता में तकनीकी की बात कर रहे हैं, मैनेट में हम बैठे हुए हैं, वहां पंचायतों को नहीं मालूम कि इसमें सोल्यूशन क्या है। एक रास्ता हमने उनको बता दिया, इस तरह का शौचालय बनाओ, पंचायतों ने उस तरह का शौचालय बना दिया, समस्या आ गई, अभी उनके पास समाधान नहीं है। शिक्षा में वो स्कूलों के साथ जो करना चाहते हैं, वहां पे उनको एक तरह से उनकी एंट्री नहीं है, उनको वहां पे प्रवेश नहीं है। हमने RTE में भी पंचायतों को अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वहां पे शिक्षा में अगर पंचायत कुछ करना चाहे तो उनकी एंट्री नहीं है। हमारी जो समिति बनी हुई है उसमें प्रधानाध्यापक और जो भी सचिव होगा और गांव के लोग वो उस तरह से तय कर लेते हैं, उसको चीजों को तय कर लेते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक VHSNC बना दी है मध्य प्रदेश में, विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी बना रखी है। कहते तो हैं हम उसको, जब इस कमेटी बनी थी तो उन्होंने पंचायत विभाग से, अरुणा शर्मा जी उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव हुआ करती थी, उनके जमाने में उसको अनुमति लेके बनाया कि पंचायत के अंडर में काम करेगी। लेकिन उसकी सचिव आशा है, पैसे वहां खर्च होते हैं, पंचायत से उस पर कभी पूछा नहीं जाता है। तो कहना यह चाह रहा हूं कि कानून है, पंचायत है, और मध्य प्रदेश एक देश का पहला राज्य था जिसने संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से 23 विषयों में पंचायतों को डिवोल्यूशन कर दिया था। फंड, फंक्शन और फंक्शनरी पंचायतों को स्थानांतरित कर दिए कि पंचायतें इसको करेंगी काम। लेकिन आज की तारीख में ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र में दखल नहीं कर पा रही। वो सिर्फ जो काम उनको दिया जाता है जनपद से वो करती हैं। यहाँ भोपाल के पास एक पंचायत में था, मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, कि वहां पे ग्राम सभा हो रही थी, GPDP। आजकल केंद्र सरकार कहती है कि तुम GPDP बनाओ और उसके हिसाब से हमारे विभाग और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का पैसा खर्च होगा। 14 अप्रैल की GPDP की ग्राम सभा थी, ग्राम केकड़िया है यहाँ पर, वहां पे मैं गया हुआ था, बैठा था। जैसे होनी चाहिए वैसी ग्राम सभा नहीं हो रही थी। बार बार मैं सचिव से बोल रहा था ऐसे करना चाहिए भाई, वैसे करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने ग्राम सभा रोक दी, बोला पहले साहब से बात कर लूं, फिर आप लोगों से फिर ग्राम सभा होगी। ले आया कमरे में ग्राम पंचायत के, बोला देखो साहब मुझे कानून वानून कुछ नहीं मालूम,
मेरे लिए संविधान वही है जो मेरा सीओ जनपद बोलता है। कानून आपको बताना है तो पहले जाके सीओ को समझाओ, उसके बाद मैं पंचायत राज पे बात करूंगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि हम पंचायतों के साथ इतना बढ़िया कानून बनाने के बाद, इतने अधिकार देने के बाद भी हम क्यों नहीं पंचायतों को चीजों को करने देते हैं, हम क्यों नहीं उनको खुद सोचने देते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हुई, एपको डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान उसने बनाया है। उनसे जब बातचीत हुई थी कि जिला में एटलीस्ट नहीं कुछ जिला पंचायतों के साथ आप बैठना चाहते हो तो डीपीसी के साथ बैठ लो। उनका कहना था नहीं, ये तुम्हारे पंचायती राज सिस्टम पे हमारा भरोसा नहीं, हम अपने तरफ से कर लेंगे, हमारे एक्सपर्ट। अब मेरा सवाल वही है, वायनाड की अभी दुर्घटना हुई है, आप एक्सपर्ट्स के साथ दिल्ली से बुला के आप मध्य प्रदेश के जिलों का एक्शन प्लान बना लोगे, लागू किसको करना है, दुर्घटना होगी झेलना किसको है, उनका आप प्लान बनाने में उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है आप उसको भी एकदम नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। तो जो ये स्थानीय स्वशासन की हम बात कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन की मूल आत्मा वही है कि जहां लोग आए, इन दिक्कतों को, दर्द को समझ के अपने गांव को अपनी सरकार की तरह से चलाना शुरू करें। कल मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी तो एक मुद्दा आया था, आपको याद होगा सर, हमने मध्य प्रदेश में अविवादित बंटवारा जो है जमीन का भू राजस्व संहिता में ग्राम पंचायत को दे दिया है। खूबी मध्य प्रदेश के कानून की है कि हमने खाली पंचायत राज एक्ट नहीं बदला, हमने 10-12 और एक्ट बदल के उसमें पंचायतों को काम दिए हैं। तो जब अविवादित बंटवारा ग्राम पंचायत को दे दिया, उसका मतलब क्या है कि उस धारा में 170 बी है शायद, उस धारा में हमने ग्राम पंचायत को तहसीलदार घोषित कर दिया। ग्राम पंचायत तहसीलदार घोषित हो गई। आप जब पीएससी का एग्जाम दोगे, आप तहसीलदार बनते हो तो आपकी पहले यहाँ प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण होता है, उसके बाद आपका फील्ड में प्रशिक्षण होता है, फील्ड आपको चार्ज मिलता है। ग्राम पंचायत को हमने जिस दिन तहसीलदार बना दिया उस दिन मान लिया कि अब उसको सब कुछ आ गया है। हमने कोई उसमें कैसे निर्णय लिखना है, कैसे नोटशीट लिखनी है, रिकॉर्ड कैसे रखना है, ये हमने नहीं किया, पहली चीज। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज की रिकॉर्ड तो जब ट्रांसफर होता है किसी का, तो नया व्यक्ति जब आता है तो हम उसको चार्ज तो देते हैं। ग्राम पंचायत को चार्ज दिया क्या तहसीलदार ने कि आज से आप मेरे समकक्ष हो गए ग्राम पंचायत, आप भी तहसीलदार हैं इस धारा के लिए, ये सारा रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में था तहसील के, आज से आपके कार्यालय में रहेगा। और इस मसले पे पटवारी आपकी बात सुनेगा, हमारी बात आज से नहीं सुनेगा। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूं। बहुत मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बात ध्यान रखिएगा, आप देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे तो आपको इस तरह की दिक्कत नहीं मिलेगी। यहाँ आप गांव में जाओगे तो गांव के लोग बोलेंगे सरपंच ये नहीं कर रहा, फलानी योजना का पैसा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य में नहीं हो रहा, शिक्षा में नहीं हो रहा। देश के दूसरे राज्यों में जाओगे तो इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। और इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे यहाँ पंचायती राज अभी भी बहुत जीवंत है, लोग शिकायत करते हैं, लोग उम्मीद करते हैं और इसको एक दिशा दी जा सकती है। लेकिन कहीं ये दिशा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश या बिहार के पंचायती राज की तरह न हो जाए, जहां पे जाने पे न कोई भी ग्राम सभा और पंचायत की बात नहीं करता, कोई वहां प्रधान से या मुखिया से दुखी नहीं है। यहाँ दुखी हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन इसको शायद सशक्त करने की जरूरत है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात धन्यवाद अमिताभ जी। आपने प्रखरता से 3 मुद्दे रखे। लास्ट का जो आपका मुद्दा लैंड रिकॉर्ड्स का है, वो तो जब मैं आदरणीय परशुराम साहब के से चर्चा करूंगा। 2 मुद्दे जो है, एक तो पंचायत को कागज पर शक्ति दे दी गई है, मैदानी स्तर पर उसके पास कोई शक्ति नहीं। अब मुझे मालूम है, हम ट्रेनिंग की जब बात करते हैं, हम पंचायतों की बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हम अधिकारियों की ट्रेनिंग में अभी भी ये बात सम्मिलित नहीं कर पाए हैं जो आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए जो कि पंचायतों को करने चाहिए। अभी भी हम उस मामले में पीछे हैं। खैर, दूसरा जो मुद्दा आपने रखा, सशक्तिकरण की बात रखी, जो फंक्शनैलिटी जो उसकी है, एम्पावरमेंट टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द पावर गिवन, उस पर आपने एक बात कही। और दूसरा आपने कहा जो एक मल्टी सिस्टम अप्रोच जो डेवलपमेंट का है, जो दूसरी संस्थाएं जो है, जो टेक्निकल सपोर्ट ब्रॉडन एंड डेप्थ, तो हमारे बीच मैनिट के विद्वान साथी बैठे हैं और अभी उनके संचालक महोदय ने भी कहा है जो हम एक इमर्सन प्रोग्राम चलाएंगे जहां बच्चे जाएं
और समझें और तकनीकी उसका क्या निदान हो सकता है गांव का। तो मैं इस पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और सबसे ज्यादा जो आपकी भूमिका है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होगी, वो वाटर एंड सैनिटेशन के क्षेत्र में ज्यादा महती भूमिका आपकी होगी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कॉमन। तो इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज। धन्यवाद सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट और ये टॉपिक डिसाइड हुआ है कि रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई। और रूरल डेवलपमेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस पे काफ़ी डिबेट हुई कि गाँव में हिंदुस्तान बसता है और महात्मा गांधी जी का ये सपना था। लेकिन कुछ ऐसी डिबेट हुई और जिसके बाद इसको आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में डाल दिया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिल पाया। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में चलाया था, जिसका रिव्यू किया गया बलवंत राय मेहता कमेटी के थ्रू 1957 में। उसमें ये पता चला कि 60% जो प्रोग्राम है दैट वाज फेल्ड इन द रूरल एरियाज। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमने बीडीओ तो बना दिया, बीडीओ के बाद हमने पंचायत सचिव हमने बना दिए गांव में, लेकिन हमने पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन उस टाइम नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमने इसको डीपीएस में रखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में, और स्टेट्स पे छोड़ दिया कि आप पंचायत सिस्टम को मजबूत करें ना करें, इलेक्शन कराएं ना कराएं। और वो देखिए कि 1947 से लेके या 50 जब से संविधान लगा और ये 91-92 तक ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रही, जिसके कारण पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रही। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की वजह से क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक जो है लोकतांत्रिक जिम्मेदारी हमारी ब्यूरोक्रेसी की नहीं रही ब्लॉक लेवल पे और पंचायत सेक्रेटरी लेवल पे। अब बात ये आती है जब हमारे को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिससे हमें 3 तरह की गवर्नमेंट हो गई है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद पहली बार हिंदुस्तान में एक तीसरी गवर्नमेंट बनी, वो 1992 के बाद। आप सोच लीजिए 1947 से लेके 92 में हमने 73rd अमेंडमेंट आया, और जिसके बाद हमें विमेन को रिजर्वेशन, SC/ST को रिजर्वेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बल्कि मैं बोलूंगा डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स ये हुआ, परमानेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल पावर्स जो है पंचायत को दी गई। लेकिन आज की जो स्थिति है पंचायत की, वो बहुत ठीक मैं समझता हूँ। जो मैं एक उन्नत भारत जी थोड़ा मैं बीच में हस्तक्षेप सर। करूंगा। हमने जो सोचा है ये तो इतिहास हाँ जी अब तो 25 साल हो गए उसके। हाँ। ये थोड़ा सा जो पंचायत में क्वालिटी ऑफ इंडेक्स, क्वालिटी लाइफ का जो है, वो उसके लिए जो क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव हो, वहाँ जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उसमें पंचायतों को हम तकनीकी रूप से जो विषय रखा है वो है जल और स्वच्छता, और उसमें आपकी भूमिका, आपके की भूमिका महज हो सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। सर पूरा विभाग हमारे शासन में हाँ जी विभाग है टेक्निकल का। हाँ जी उस पर थोड़ा सा सर। तो इसमें एक हमारा बहुत अच्छा एक भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं उन्नत भारत अभियान। उसमें हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने 5 गांव गोद लिए हैं, जिसमें मैनिट ने बल्कि 10 गांव गोद लिए हैं। उन 10 गांवों के अंदर हम हमारा जो उन्नत भारत अभियान का जो बच्चों का ग्रुप है और जो हम टीचर्स हैं, वो जाके इसको असेस करते हैं कि किस तरीके से उनकी क्वालिटी एजुकेशन है। जैसे उनका वाटर का है, वाटर कंजर्वेशन का इशू है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो इसके ऊपर जो है हमारा जो बच्चों से जो और जो गांव वालों से जो हमारा जो मीटिंग चलता है, तो उसमें हमें यही पता चलता है कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें पैसे की जरूरत पड़ती है वाटर कंजर्वेशन में, और वो पैसा जो है हमें मिलता नहीं है। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा इश्यू है कि वो पैसा कहाँ से आए मैरिट के पास। मेरी जो जानकारी है, जो जितने भी इमर्शन प्रोग्राम चल रहे हैं वो सीधे समुदाय से संपर्क होता है, लूप में कहीं पंचायत नहीं रहता है। लेकिन सर ये हमारे को जो उन्नत भारत में गांव दिए गए हैं उसमें ये बोला गया है हमारे को कि आप विदाउट ब्यूरोक्रेसी को कंसल्ट किए, आप डायरेक्ट इंटरवेंशन करिए। तो हम डायरेक्ट जब इंटरवेंशन करते हैं तो हमारे पास ये चैनल नहीं है कि हम इसको बीडीओ से या कलेक्टर से जाके मिलकर हम इस चीज को कर लें। ये हमारे पास लिंक आज तक जनरेट नहीं हुआ है। अगर ये लिंक जनरेट हो जाए कलेक्टर के थ्रू हमारे इंस्टीट्यूट से, हायर एजुकेशन से, तो हम वाटर को लेके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और हमारे को फिर परमिशन लेनी पड़ती है, वो हमें जानते नहीं है। और दूसरा, ब्यूरोक्रेसी ठीक है अपनी जगह, लेकिन ओवरबर्डन है। उसके पास इतने काम है, इतने एंटी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलते हैं कि उसके पास टाइम ही नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा, हमारे यहाँ सेंसिटाइजेशन करने की बहुत जरूरत है गांव में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी कहां तक इस चीज को कर पाएगी।
तो ये लोगों की तरफ से आना, और इसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम टेक्निकल इंटरवेंशन करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके ऊपर दोबारा से एक डिबेट होनी चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी है वो हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे कनेक्ट होकर इसको इंप्लीमेंट करवा सकती है। हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एडवाइस है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, लेकिन एक वो लिंक नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगा, दूसरे वक्ता के पास जाऊं, लेकिन उसके मैकेनिज्म अवेलेबल है। मैं अभी हाल तक 2 महीने पहले तक मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता था रिटायरमेंट के बाद, और वहाँ की जो कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, वहाँ मिंडोरी गांव के पंचायत के जो सरपंच है उनको हमने मेंबर बनाया है, और लीगल के जितने होते हैं कार्यक्रम उसमें उनसे पूछा जाता है, और उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हैं। मिंडोरी और आसपास के जितने भी हैं लीगल एड के अंतर्गत जो हमारे बच्चे काम करते हैं, और हमने जो रिट पिटीशन भी 1-2 जो लगाई हाई कोर्ट में, उन्हीं बच्चों ने उसी गांव में उसी पंचायत के साथ, चंदनपुरा वाला बहुत फेमस है, तो क्या हम उस पर विचार कर सकते हैं। हम लौट कर फिर आएंगे। रमा जी हमारे बगल में, सर मैं आपसे चौथा पिलर सबसे बाद में आपसे कंक्लूड करूंगा। रमा जी हमारे पास हैं, और इनके पास अभी भारत सरकार की एक प्रोजेक्ट भी है जो अभी मुझे जानकारी मिली, एक बैठक में हम और अमिताभ थे तो आपके यहाँ से, जिसमें प्लानिंग में आप पंचायत को मदद कर रहे हैं, माइक्रो प्लानिंग में जो किस प्रकार से प्लानिंग की जाए। और जो समस्या अभी है, जो पंचायत अभी सशक्त नहीं है, तो उसके एक्शन प्लान क्या हो सकते हैं हमारे लेवल से। सरकार की तो ठीक बात है, लेकिन हम अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उसको कैसे एम्पावर कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद मिश्रा सर। मैं तो आर्किटेक्ट और प्लानर हूँ, प्लानिंग में भी एनवायरमेंटल प्लानर हूँ, तो वो स्पेशल प्लानिंग की ही हम बात करेंगे। और सर जिसका जिक्र कर रहे थे वो है ग्राम पंचायत स्पेशल डेवलपमेंट प्लान। जो जिस तरह शहरों के मास्टर प्लान होते हैं, डेवलपमेंट प्लान होते हैं, तो गांव का आगे का भविष्य में किस तरह से विकास हो, समग्र विकास की हम आजकल बात कर रहे हैं, तो वो समग्र विकास किस तरह से हो आगे आने वाले 20 साल में, जमीन में कहाँ कौन सी एक्टिविटी आएगी, क्योंकि विकास हम डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़ता है, तो जमीन में कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है, कौन सी चीज हमें बचा के रखनी है। अभी राजेंद्र जी ने डिजास्टर्स की बात करी थी, क्लाइमेट रिस्क की बात करी थी, डिजास्टर रिस्क अभी सर ने वायनाड की बात करी है। तो किन जगहों को हमें बचा के रखना है, संरक्षण करना है, कौन सी वाटर बॉडीज हमारी मतलब खराब हो गई हैं इतने दिनों में, उनको कैसे हमें रिवाइव करना है, कैसे कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो सकता है, कहाँ पे हम क्या चीज़ कर सकते हैं, तो वो हम नक्शे में वो सब चीज़ें बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ आएगा, उसकी हम फेजिंग भी करते हैं। पहले साल हमें ये करना है, फिर आगे आने वाले 5 सालों में ये काम हम कर सकते हैं, फिर आगे उसके आगे ये काम कर सकते हैं। और ये सब हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, गांव में लोगों के साथ बातचीत करते हैं, सरपंच हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सचिव, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, जितने स्कूल के लोग हैं, सब लोगों से हम चर्चा करके, गाँव के लोगों से चर्चा करके गाँव का डेवलपमेंट का विजन बनाते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या पोटेंशियल है गाँव में, किस तरह का विकास वो चाहते हैं अपने गांव के लिए, 20 साल बाद वो अपने गांव को कहाँ देखना चाहते हैं। तो ये सब जानने के बाद में हम उसको अपने एनालिसिस से कहाँ पे क्या चीज़ हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है तो कैसे हो सकती है, कहाँ पे हमें बनाना चाहिए उस चीज़ को, तो वो सब चीज़ हम नक्शे में बना के बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, इस तरह से फेजिंग होगी, गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इसके लिए यहाँ से फंडिंग आ सकती है, किस गवर्नमेंट की स्कीम से सड़क के लिए हम पैसा ले सकते हैं, जब अगर हमने सड़क प्रपोज करी है पहले 2 साल, क्योंकि सड़क इस प्रायोरिटी, तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं कामों को। तो इस तरह की काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2020 में 17 इंस्टीट्यूशंस को ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में उन्होंने 34 ग्राम पंचायत के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तरह दिया था।
वो हमने बनाया। 2020 में कोविड का टाइम था, तो फिर भी हम गांव में गए और सबसे बातचीत करके प्लान बनाया। पर अभी फरवरी में ही भोपाल में बहुत बड़ी वर्कशॉप हुई थी, जिसमें पूरे 34 ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ये लोग आए थे। उस हर एक 14 स्टेट इसमें इन्वॉल्व थे। 14 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, पीआरडी डिपार्टमेंट के, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट के, और वो सारे इंस्टीट्यूट भी आए थे जिन्होंने प्लान बनाया था। सेक्रेटरी एमओपीआर यहाँ पे आए थे, 2 दिन बैठे रहे। मलय श्रीवास्तव जी भी बैठे थे उधर पे। तो सब लोगों ने, जॉइंट सेक्रेटरीज भी थे, तो कि आगे कैसे, हमने प्लान बना दिया, वो रखा हुआ है, रिपोर्ट बन गई है। क्योंकि वो पंचायत और सचिव ये लोग इतने सशक्त नहीं थे कि वो नक्शे को वहां पे उतार पाए। जैसा कि आपने कहा पुष्पेन जी से, फंडिंग का भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सारे पंचायत लोग भी मंच पे आके यही बोल रहे थे कि फंड्स की हमें कमी है, फंड्स कहाँ से आएगा। तो वहां पे डिसाइड किया कि इनको हमें एनहांसमेंट एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही हम यही 34 ग्राम पंचायत को एनहांस करेंगे। तो उसमें जो हुआ है कि कैसे मोनेटाइजेशन करना है, गांव के पास में क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसको कैसे हम मोनेटाइज करें ताकि पैसा जनरेट हो। जैसे उनकी वैल्यू, लैंड वैल्यू काफी ज्यादा है, सड़क के किनारे कोई जमीन है, कोई वहां पे अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दुकान खोल ले रहा है, या कोई स्कूटर की भी हमने बिल्किसगंज के पास दुकानें देखी, काफी अच्छी दुकान है। तो उसको कैसे वहां पे टैक्स लगा के उससे रेवेन्यू जनरेट करें, या होर्डिंग्स लगा दें उनको अपने विज्ञापन वगैरह देने, उससे कैसे पंचायत पैसा कमाए। तो इस तरह का मोनेटाइजेशन हमें करना चाहिए, ताकि जो हमने फेजिंग करी है, प्रोजेक्टाइजेशन पे बात करी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं, प्रायोरिटाइज करें और उसको एक एक करके लें। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी है कि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को साथ लिया है। ओनरशिप इसकी अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गई है। हम स्टार्टिंग से ही, मतलब ग्राम पंचायत के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, तो हमारा डायरेक्ट इन तीनों से कनेक्शन हो रहा है। पॉलिसी कमेटी बना दी है, टेक्निकल कमेटी बना दी है, वर्किंग ग्रुप कमेटी बन गई है। तो जो डायरेक्टर पंचायती राज हैं वो उसके पॉलिसी का काम देख रहे हैं, सीईओ जिला परिषद देख रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसमें शामिल है। तो सबके साथ मिलके हमें क्या प्रोजेक्ट लेने हैं वो डिसाइड करेंगे गांव वालों के साथ। और लाइन डिपार्टमेंट जुड़े हैं, सीईओ जिला परिषद है तो सारे लाइन डिपार्टमेंट आ जाते हैं साथ में। तो लाइन डिपार्टमेंट्स के पास में अलग अलग स्कीम के अंदर पैसा है, तो कैसे उसको हम। ठीक है रमा जी, बस मेरा दर्द यही है, जो इतने अधिकारियों के बीच वो सरपंच खो जाता है। उसकी चॉइस और वॉइस दोनों जो है उसको कोई सुनता नहीं। तो थोड़ा सा हम दूसरे राउंड में आएंगे, क्या एज ए इंस्टीट्यूशन हम पंचायत को एम्पावर करने के लिए उसको कैसे हम सेंट्रली, क्योंकि हम पिचिंग अभी जो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम पिचिंग कर देते हैं, और वो बेचारा एक जो है ना कफन काट दी, मुर्दे की तलाश जारी है। they are simply a passive participant rather than putting their voice. सर, बहुत सारे मुद्दे आपके लिए उठे हैं। एक तो राजस्व का मुद्दा उठा है। आप अटल बिहारी संस्थान में विश्लेषण का, नीति और विश्लेषण का संस्थान, नीति विश्लेषण संस्थान रहा, उसके भी आप मुखिया रहे हैं। मिला जो, और मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है जब मैं आपके साथ काम करता था, जो पानी के लिए आपने व्यक्तिगत स्तर पर जाकर बुंदेलखंड के क्षेत्रों में और पंचायतों के साथ आपने रुचि दिखाई। पंचायतों की जो कुल मिलाकर, अमिताभ जी भी जो बात कर रहे हैं, हमारे पुष्पेन जी ने बात अभी जो की और रमा जी ने बात की, मिला जुलाकर मुद्दा यही है, जो पंचायत अभी भी टेक्निकली सब ठीक है, फंक्शनली पर्सन वो जो है ना कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसको कैसे एम्पावर करें, व्हाट आर द वे आउट। थैंक यू। सबसे पहले तो, और धृष्टता के लिए क्षमा चाहूँगा, पीआरआई को धन्यवाद कि हम लोगों को, मुझे विशेषकर इस पैनल में यहाँ आमंत्रित किया बातचीत करने के लिए। और दूसरा ये भी कि डॉक्टर यादव, मैं इसी कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और 50 साल पहले 74 में पास हुआ हूँ यहाँ से। वो तो 50 साल हो गए मुझे इस कॉलेज से पास हुए, और ये क्या अच्छा, इससे ज़्यादा गौरव का विषय क्या हो सकता है कि 50 साल के बाद मैं यहीं पर किसी मंच पे मुझे
आपके बीच आने का मौका मिला। हम जो भी आज कहेंगे, अब कहेंगे, आप लोगों को नीरस लगेगा, क्योंकि सारा रस तो राजेंद्र सिंह जी आप में भर गए और बाकी निचोड़ के ले गए खुद। मैंने उनको बाहर यही उनसे कहा। तो इसलिए थोड़ा सा अब, लेकिन दोष हमारा नहीं है, मिश्रा जी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, दोष हमारे पीआरआई के साथियों का है कि आप लोगों को सबको भूखा यहाँ बिठा रखा हुआ है, तो और डिले भी हो गया। तो इस डिले के लिए सिर्फ दो ही एमिनेंट व्यक्ति इसके लिए मैं समझता हूँ कि जिन पे दोष रखा जा सकता है। एक तो राजेंद्र सिंह जी हैं जो मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं रिस्क लूं। दूसरे हमारे बाकी साथीगण जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे शासन के प्रमुख हैं, वो लोग सब समय पे नहीं आए और बाद में मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव कारण नहीं आ पाए, तो डिले होता चला गया और उस डिले का खमियाजा जो है वो हम लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे तो हम क्षमा चाहेंगे उसके लिए। अब क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा नीरस जरूर है लगने को, लेकिन है वो बहुत ही अर्थपूर्ण। और इसमें अमिताभ जी ने शुरू में जो बात करी और बाद में डॉक्टर यादव ने और रमा जी ने भी बात करी, वो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा इसमें रस भरना चाहता हूँ, कोशिश करूंगा। वैसे राजेंद्र सिंह जितना पानी नहीं है। मैं उनसे ये भी कह रहा था अभी उनसे कि आंखों में पानी की बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट करी। आंखों में पानी का बात सेंसिटाइजेशन और सेंसिटिविटी से था। अगर हम में संजीदगी होगी तो काम होगा, और संजीदगी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। तो पंचायतों के साथ भी कुछ ऐसा हो गया है। मुझे स्पष्ट रूप से 1995 में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में जब आया मैं सचिव होकर के, तब से मुझे मौका मिला। और वो एक समय था जब हमने पंचायत, जिसको आजकल कहते हैं ना पंचायत 1.0 2.0, तो 1.0 तो शुरू हुआ, 2.0 शुरू ही नहीं हो पाया देश में, खास करके, और मध्य प्रदेश में भी नहीं हो पाया। पंचायत 2.0 नहीं होने के कारण हम लोग पिछड़ गए पंचायतों के मामले में। क्योंकि कुछ प्रश्न जो होते हैं ना, जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो 3-4 जो W हैं अंग्रेजी के और हिंदी के क हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए कि व्हाट तो समझ में आया था, क्या होना चाहिए। तो अवधारणा तो बड़ी अच्छी थी जैसा आपने ऑब्जर्व किया अभी, लेकिन वो क्यों किया जा रहा था वो हम रास्ते में भूल गए, और फिर कैसे करें वो तो रह ही गया। तो इसलिए ही कमजोरियां आई। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लाखों की संख्या में वो चुने जाते हैं। हमने उसको ही अपने आप में एक लक्ष्य मान लिया। पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनना लक्ष्य नहीं था, पंचायतों के प्रतिनिधियों को माध्यम बनाना था, वो हम भूल गए। हमने समझा अरे अच्छे इलेक्शन हो गए भाई अब की बार तो, और इतने सरपंच निर्वाचित हो गए, इतने पंच निर्वाचित हो गए, इतने जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, इतने पद पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष बन गए। उससे महिलाओं का 50% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश ने कर दिया। पहले तो कहा गया था कि 1/3, भाई हमने तो 50% शुरू से कर दिया, उसकी भी ख्याति हमने बटोर ली, लेकिन वो वहीं पे रह गया। उसके आगे हम उस बात को भूल गए। थोड़ा सा मैं विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन आज सुबह मैंने 2-3 प्रैक्टिशनर से फोन कर करके बात करी। एक टीकमगढ़ में, दूसरे सीहोर में, और तीसरे मिले तो वो मुझे दिल्ली में, लेकिन उनका काम इधर पश्चिम मध्य प्रदेश में है। तो उन सब से मैंने पूछा कि क्या फर्क आया है। तो आपको आश्चर्य तो क्या होगा, क्योंकि आप खुद जानकार हैं सभी। उन्होंने कहा नहीं, बहुत फर्क नहीं आ रहा सर, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, जबकि वो सब पंचायत क्षेत्र में काम करते हैं। सर, मैंने फिर दूसरा सवाल पूछा कि सरपंच, महिला सरपंचों के स्टेटस में क्या इंप्रूवमेंट है। तो उन्होंने कहा मार्जिनल इंप्रूवमेंट, जो कि अच्छी बात नहीं है। 5 चुनाव हो चुके हैं। और बुंदेलखंड के लिए विशेषकर पूछा तो बुंदेलखंड में तो बिल्कुल नगण्य मात्र का इंप्रूवमेंट है। तो ये चिंता का विषय है। और इस पर क्या किया जाए, ये सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो अब लेकिन मरता क्या ना करता वाली बात पे आ जाता है सारा का सारा दारोमदार। अब अगर सबसे बड़ा कारक कौन है, डिसेंट्रलाइजेशन, और राजेंद्र सिंह जी ने भी आज सुबह उसकी बात करी, आपका स्वागत है सर। तो वो कि डिसेंट्रलाइज तरीके पे कोई अगर सरकार काम नहीं करती हो तो उन्होंने कहा मैं करूंगा, मैं और समाज मिलकर के, मैं और समाज मतलब कम्युनिटी, समुदाय। तो पहले हम लोग समाज कहते थे, अब समाज सोसाइटी को कहने लगे, इसलिए अब समुदाय शब्द आ गया। तो
आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, और हमने करके दिखा दिया। परंतु प्रॉब्लम, अच्छा मैं आपके काम से प्रभावित इतना हुआ कि मैं 2009 में लौट के आया भारत सरकार से। भारत सरकार ने मुझे विदेश भेज दिया था, वहां 3.5 साल रह करके 2009 में जब लौट के आया, विवेक दवे बैठे हैं जिनका आपने जिक्र किया था, तो हमने आपको फोन किया कि भाई मैं, और नाम भर सुना था राजेंद्र जी का, सिर्फ नाम मैंने सुना था, आप लोगों से चर्चा हुई, केजी व्यास ने कहा कि मैं जानता हूं उनको, तो मैं लगाता हूं फोन उनके यहाँ। तो हमने फोन लगाया और हमें एकदम सहज भाव से उन्होंने कहा आइए। तो हमने कहा राजेंद्र जी हम 1 दिन के लिए नहीं, हम तो 3 दिन के लिए आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ 3 दिन की लाइए। तो वो जो कह रहे थे, दूसरी बात कि नीचे स्तर पर काम करने के लिए वक्त देना पड़ता है, ये भरभराट की टारगेटिंग से काम नहीं होगा। तो दूसरा ये फेर और पड़ गया कि पंचायतों को टारगेट्स हमने बहुत सारे दे दिए, और उसके बाद जब वो काम नहीं कर पाए टारगेटों पे, क्योंकि जैसा आपने कहा क्षमता का विकास तो किया ही नहीं था, अब क्षमता का विकास नहीं किया था और आपने कहा टारगेट भी पूरे कर दो, तो अरे भाई ये तो टारगेट पूरा नहीं करते, हम ही करेंगे, ब्यूरोक्रेसी ने कहा। तो बेबी वाज थ्रोन विद द बाथ वाटर। ये हुआ कि बस ये तो कर नहीं पाते, इनका तो उलझा रहता, कमेटियों में उलझा रहता है। मैंने भी कहा है, क्यों? क्योंकि मेरे सिर पे दिल्ली सवार यहाँ पे, क्यों? और नहीं हो तो ये मध्य प्रदेश का पैसा नहीं आ रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, कलेक्टर क्यों नहीं काम करते, आप भाई करिए। तो उन्होंने कहा लॉ करते हैं, तो हमने उसको पोषित भी नहीं किया। तो अगर आपको डिस्कशन फोरम में काम करना है तो उसको पोषित करना पड़ेगा, स्किलफुल भी बनाना पड़ेगा, उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पंचायतों के प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग, और बड़ा अच्छा पॉइंट अभी आया था कि उनकी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ही, साथ में गवर्नमेंट के कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए सेंसिटाइजेशन में। जैसा कि हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, महिला एम्पावरमेंट की, तो महिला एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि पुरुषों को भी समझाया जाए कि महिला एम्पावरमेंट क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वहां से है। और हम महिलाओं की कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और बुला बुला के उनको समझा देते कि आप तो एम्पावर हो जाओ, एम्पावर हो जाओ। कैसे हो जाए भाई, वो पुरुष तो वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, तो कैसे एम्पावर हो जाएंगी वो? तो उसके दोनों पहलू हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। तो और दूसरा ये कि डिसेंट्रलाइजेशन जो आपने कहा पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो आप कह रहे हैं, अब संविधान निर्माताओं की अपनी सीमाएं थी, समय की सीमा थी, और उन्होंने स्टेट्स पर जो है बहुत बड़ा एक फेथ रखा। एक्चुअली काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से शुरू हो गया था, जहां पर कि स्टेट्स को ये प्रॉब्लम दिया था। मध्य प्रदेश में, पुराने मध्य प्रदेश में, सेंट्रल प्रोविंस में जनपद सभाएं कुछ काम करती थी वगैरह वगैरह, इतिहास में नहीं जाएंगे हम। अब क्या है, वो प्लेटफॉर्म्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब तीसरा प्लेटफॉर्म या तीसरा, चौथा और पांचवा, अगर पंचायत के 3 टियर हैं, तो आपने प्लेटफॉर्म्स को सशक्त करने के लिए आपके पास में लॉज जो हैं, और 73rd भी हमारे हिसाब से इनएडिक्वेट था, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन अगर ऊपर से हो रहा है तो भाई पूरा कर दो। तो 73rd भी अपने आप में इनकम्प्लीट था। राज्यों पर बहुत ज्यादा आस्था रखी गई, भरोसा किया गया, फेथ था। तो और राज्यों ने अपने आप अपनी मनमानी करके एक्ट्स बनाए। केरल का एक्ट अच्छा ज्यादा बना, सबसे अच्छा बना, और रिजल्ट भी सबसे अच्छे आए केरल में ज्यादा इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हुई। तो वहां पर जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि भी है, जो पंचायत स्तर का है या पंचायत स्तर की है, दोनों के दोनों, पुरुष और महिलाएं दोनों वहां पर एम्पावर्ड फील करते हैं, डिसीजन मेकिंग उनके पास है। तो क्या उनके यहाँ चुनौतियां नहीं थी कि वो डिले वाला मामला, इसका मामला, उसका मामला, हर जगह था। तो वो विल जो है वो हमारे यहाँ कहीं खो गई, इस कारण हमें परेशानी हुई। बट चलिए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर सब पे बात नहीं करें। जो आपने मुझसे कहा उस पर लौटता हूं मैं। तो सैनिटेशन और पेयजल की आपने बात करी, विशेषकर मैडम ने यहाँ पर स्पेशल प्लानिंग की बात करी। ये एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, और हमारे यहाँ पे तो कम से कम मध्य प्रदेश में नगरों का नियोजन ही इनएडिक्वेट कैपेसिटीज हमारे पास पर्याप्त नहीं है। नगरों में, मतलब मैं महानगरों की बात नहीं कर रहा हूँ, महानगर भी अब जूझ रहे हैं, लेकिन जो छोटे नगर हैं उनकी भी नहीं है। हमारे लिए समय आ गया, अब ये 34 वगैरह गांवों से काम नहीं चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज को बोलना पड़ेगा कि अब आपने को हजारों गांवों में क्या करना है, उनको प्लान, बहुत देर हो जाती है। और अभी मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जैसे ये MSCT का कैंपस है, मैं जब यहाँ 50 साल पहले पढ़ के निकला हूं
उसमें और इसमें बहुत बदल चुका है। कुछ भी नहीं था उसमें, मुझे मालूम भी नहीं था ये हॉल कहाँ है। आज मैं पूछता हुआ आया कि भाई सिविल ऑडिटोरियम कहाँ पर है, मुझे भी नहीं मालूम था। उस जमाने में इट वॉज अ मैच, बहुत छोटी एंटिटी थी कॉलेज की। अब आपने अगर इस कैंपस को अच्छा प्लान किया है तो इफेक्टिव है, एक बार बन गया तो उखड़ता नहीं। और सर भारतवर्ष में 2040 तक जितना निर्माण होने वाला है वो अब तक जो निर्माण हुआ है उससे 1.5 गुना ज्यादा होगा। बिकॉज मांग बढ़ेगी, आबादी की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और हम कुछ भी बना रहे हैं। गांवों का भी यही हाल हो रहा है। एक बार अनियोजित तरीके से विकास हो जाए तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। पहले घर बन जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं। अभी दिल्ली में ही, जब दिल्ली में तो कुछ हो जाता है तो न्यूज बन जाती है कि बेसमेंट में लड़के मर गए, ट्रेनिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे। तो लेकिन ये हाल हर जगह हो रहा है। भोपाल की आज के अखबार में भी है कि कौन से मोहल्ले में हाईवे बन गई तो वो पानी भरा रहता है। केरल का वायनाड का केस आपने बताया ही। तो स्पेशियल प्लानिंग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। और जो प्लान बनते हैं उनमें और इम्प्लीमेंटेशन में डिस्कनेक्ट है। प्लान्स जो बनते हैं वो कागजी हैं, और मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, सरकारी अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, उन्हें भी मालूम है ये कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है, प्रोग्राम का और फंडिंग का इन प्लानों से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ कंप्लायंस में टारगेट्स को पूरा करने में भर दिया जाता है। तो हमें प्लेटफॉर्म, और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सही है क्योंकि उसके अलावा उनका काम नहीं चल सकता, वो वर्टिकल्स में बनी हुई हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, और कन्वर्ज। और आपने कहा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अधिकारी बन के रह गया, सीईओ आप सही हैं मैडम, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ज्यादा है। बाकी डिपार्टमेंट्स का काम उसको दिया ही नहीं गया है, और दे भी या दिया जाए तो एक दिन में वो क्षमता नहीं बचेगी वहां। तो हमें इस वर्टिकल से ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स जो हैं इनमें धीरे धीरे उतरना पड़ेगा, इन्हें सशक्त करना पड़ेगा। जहां तक लास्ट पॉइंट आपने एक स्पेसिफिक सवाल कहा कि अविवादित नामांतरण जो हैं वो जब पंचायत को दे दिया गया तो फिर वहां से कोई नहीं काम हो पाता है। ये चीज न केवल उसके लिए है बल्कि सभी सेक्टर्स में है। तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उस मॉडल में भी खामियां होंगी लेकिन कुछ तो है। केरल जैसे राज्यों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेना पड़ेगा, और पंचायत के सेक्रेटेरिएट को और मजबूत करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे तो ये अपेक्षा रखना कि कोई महिला साथी हमारी पंच या सरपंच बन गई हैं वो इस कारण ही सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये बात है, सेकंड राउंड में और अपन बात करें। थैंक यू सर, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि आप राज्य के चुनाव आयुक्त भी रहे हैं, और मैं जब पंचायत को देखता हूं तो पंचायत की व्यवस्था चुनाव से शुरू होती है और चुनाव खत्म होने के बाद संपन्न हो जाती है। इस प्रदेश में चुनाव, पंचायत की क्या ताकत है। आपको हजारों पंचायत ऐसे मिलेंगे जहां पंच नहीं है, पंच चुने ही नहीं गए हैं। हजारों ऐसी पंचायत हैं। मैंने आज से 2 दिन पहले पंचायत विभाग से बात की और हमने कहा कि कैसे, कितने ऐसी जगह हैं, तो वो कहते हैं कि हम पंच बन के क्या करेंगे, क्योंकि सारा जो कुछ थोड़ा बहुत जो सीईओ साहब से अधिकार बचता है वो थोड़ा बहुत सरपंच ले लेता है। और उनके कहने का तात्पर्य ये था, जो हम मीडिया की तरफ आवाना चाहेंगे, जो कई अभी आर्टिकल्स जो आए हैं वो डिस्करेजिंग आर्टिकल हैं। वो कहते हैं पंचायत इन इंडिया मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द करप्शन। ये बहुत डिस्करेजिंग है, डिसओनिंग कॉन्सेप्ट है ये, दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द करप्शन। और फिर वो वही किताब की बात करते हैं, एवरीबडी लव्स ए गुड रॉट, जो पहली पंचायत आई थी और छत्तीसगढ़ पर एक बहुत बड़े पत्रकार ने वो किताब लिखी थी, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, लेकिन एवरीबडी लव्स ए गुड रॉट। तो उन्होंने जो पिक्चराइज किया था सरपंचों को, सरपंचों का जो पिक्चराइजेशन था, ऐसा जो मानो इससे बड़ा भ्रष्ट कोई है नहीं। अगर मैं उस किताब के पर्सपेक्टिव में देखूं, मीडिया का भी बड़ा रोल है। और पंचायत को हम कैसे, जैसे सर ने अभी कहा, और उसी पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा, जो दिल्ली में दुर्घटना हुई राव में, कम से कम एनडीएमसी से तो लोगों ने सवाल किया, जो वहां के लोकल इंस्टीट्यूशन जो हैं अर्बन का। गांव में तो घटनाएं हो जाती हैं, पंचायत को हम रिस्पॉन्सिबल तक नहीं थमाते। कम से कम चैलेंज क्रिएट करके भी भाव पंचायत में पैदा करें, जो तुम्हारी जिम्मेवारी है। वहां एनडीएमसी इज इन क्वेश्चन,
बट आई हैव नॉट सीन, मैंने पूरी 36 साल नौकरी में कभी पंचायत को हमने अकाउंटेबल भी होल्ड नहीं किया। ये दोनों परिप्रेक्ष्य में आपका भाव। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक पत्रकार को इतनी देर आपने चुप रखा, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं क्योंकि हम लोग ये मानते हैं और हमारे पेशे में कहा जाता है कि अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना है तो आपको एक पैसिव लिसनर होना पड़ेगा। तो इतने सारे गुणीजनों को मैंने सुना तो बहुत सारी बातों से मैं भी समृद्ध हुआ। आपके सवाल बिल्कुल जायज़ हैं। मैं जब सुबह आया तो मेरे एक साथी ने मेरे जैकेट के पीछे मिट्टी लगी हुई थी, तो उसने कहा कि आप मिट्टी वाली जैकेट पहन कर आ गए। मैंने कहा हाँ, मैं कल जैविक खेती पर और सुबह एक स्टोरी कर रहा था तो मिट्टी लग गई होगी, मुझे ध्यान नहीं रहा। दिक्कत दरअसल हमारे साथ यही हो गई है कि हम इस मिट्टी को गंदा मानने लगे हैं। हम इस मिट्टी में उतरकर काम नहीं करना चाहते हैं। और आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पूछी पंचायतों की, उस पर मैं आऊँगा। उसके पहले थोड़ा बहुत, चूंकि मैं इस फील्ड से आता हूं, तो मैं अपने एक उद्बोधन को थोड़ा सा बांधने के लिए कि हमारी भी क्या खामियां रही हैं, इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरी बात टीआरआई के साथियों से हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि जो पैनल में क्या कोई गांव का या पंचायत का कोई नुमाइंदा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, पिछली बार जब हमने किया था तो इसका अनुभव थोड़ा बुरा था, क्योंकि जब वो बोलने आते हैं तो हमारे साथी सुनते नहीं हैं और वो अच्छा नहीं लगता कि वो बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं हो। तो दरअसल हमारे साथ दिक्कत यही है कि हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको हम सुनना नहीं चाहते, और ये दिक्कत दो तरफा है। राजेंद्र सर को शायद ध्यान नहीं होगा, मैं 2001 में जब जामिया में एमसीआरसी से पीजी कर रहा था तो इनके गांव में गया था और वहां मैं 3 दिन रुका था। सर उस वक्त थे नहीं। और दरअसल जब वहां पे जो चीजें मैंने सीखी और जिस पेशे में मैं हूँ पिछले 23-24 साल से, तो आपने जो कहा वो बिल्कुल मैं मानता हूँ 100% सही है। इस देश की दिक्कत दरअसल दिल्ली है। दिल्ली का मतलब मैं किसी एक शहर से नहीं कह रहा, मैं एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी से कह रहा हूँ। अब आपके सवाल पर लौटते हुए सर, जब हम पंचायतों को जिम्मेदार ठहराने की बात करते हैं तो अपने अंतर्मन से पूछना चाहिए क्या हमने पंचायतों को अधिकार दिए हैं। कानूनी किताब में और बाकी की परिभाषा में पंचायतों को अधिकार देने की बात तो ठीक है सर। मैंने इस शहर में देखा है कि सरपंच अपनी तनख्वाह के लिए, बाकी की चीजों के लिए जब वो मुख्यमंत्री से बात करने आते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, पर क्या वास्तविकता यह है कि जब हम उनको जिम्मेदार ठहराएं तो उस दिशा में हम जिम्मेदार किसको माने जब आपने उनको अधिकार कागजों में दे रखे हैं और वास्तविकता में वो अधिकार उनको है नहीं। और जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में सर से भी एक बात कहनी थी, और चूंकि सर भी मैनेज से ही रहे हैं, तो जब 2000 के दशक की बात आई तो ये बात आई कि हम वास्तविकता में गरीब हैं या हम सूचना में गरीब हैं। तो दिक्कत ये आ रही है कि हम आज भी सूचना में बहुत गरीब हैं, भले ही 93% आबादी के पास मोबाइल फोन हो, एक्सेस हो, लेकिन जैसे अमिताभ सर कह रहे थे कि पॉलिसीज के बारे में उनको कितना मालूम है, या हम उनकी भाषा में उनको कितना समझा पाते हैं, उन तक कितना पहुंच पाते हैं और उनकी बात कितना सुन और सीख पाते हैं। ये मुझे लगता है जब तक इसको एड्रेस करेंगे तब शायद जो आप कह रहे हैं कि हम उनको कितना जिम्मेदार ठहराएं, इस पर एक सही तरीके से बात हो पाएगी। हम लोग बिल्कुल समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। 1-1 मिनट का समय है, क्योंकि हम लोगों ने चर्चा तो कर ली, डायग्नोज तो कर लिया, मर्ज का पता चल गया, लेकिन ये बड़ा फोरम है। क्या सरकार के लिए यहाँ से कुछ नीतिगत मुद्दे भी फ्लो होकर जाएंगे? 1-1 मिनट में व्हाट कुड बी आवर प्रोबेबल एक्शन प्लान, 1-1 मिनट में हम अगर एक बात करें तो हमें थोड़ा ऑर्गेनाइजर को सुविधा होगी। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा और 30 साल से कह रहा हूं कि विकेंद्रीकरण या पंचायती राज, उसमें अर्बन गवर्नेंस भी शामिल है। आप कह रहे हैं तो मैं एक छोटा सा खाली एक बता दूं कि भोपाल नगर निगम के पार्षदों की ट्रेनिंग कर रहे थे। लिटरली सारे पार्षद रो के बोल रहे थे, सर हम मेज थपथपाने के लिए आते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। विभागों का प्रशिक्षण करिए, डिसेंट्रलाइजेशन पे, विकेंद्रीकरण पे। स्वास्थ्य विभाग है, उनके यहाँ अब आपके मैदानी अमले की पंचायत में के साथ क्या जिम्मेदारी है, आपकी कार्यप्रणाली किससे बदलेगी, और उसको मॉनिटर करिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। और जो पंचायत 2 की सर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री को या जो भी संसद में बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची से कुछ नहीं होने वाला। शेड्यूल 7 अमेंड करो, अन्यथा पंचायती राज बंद करो। ये एक बकवास है। आपने जो मुद्दा उठाया है तो उससे जो एक्शन पॉइंट इमर्ज होता है, 2 बातें आपने कही। एक तो आपने कहा जो 3 शेड्यूल हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में,
सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, लोकल लिस्ट जब तक नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में तब तक शायद पंचायत एम्पावर्ड नहीं होगी। दूसरा जो इमर्जिंग पॉइंट आपने कहा है वो कहा है रोल सेट में ट्रेनिंग जब तक हम नहीं करेंगे, सीईओ को भी बुलाएं और सरपंच को भी बुलाएं, आमने सामने एक क्लासरूम में बैठ के जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक समवायता का भाव नहीं बनेगा और एम्पावरमेंट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। जी प्लीज। थैंक यू सर, मुझे जाना भी, मेरी क्लास है 2:30 से। बहुत इंटरेस्टिंग था और मैं एक ही इसमें बात बोलूंगा, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और इंडिया में, उन सबको 5-5, 10-10 गांव से अटैच कर दिया जाए और इनके थ्रू जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है, इन तीनों को बैठ के अगर हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, हर फील्ड के बच्चे हैं, छोटे छोटे आइडियाज डेवलप होंगे, छोटे छोटे गाँव में काम होते हैं, वो सब काम धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और ये उन्नत भारत एक ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें हमें ब्यूरोक्रेसी से बहुत कुछ परमिशन लेनी नहीं पड़ती। जैसे मैं बता देता हूँ, उन्नत भारत में जैसे कोविड के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाना था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हमारे बच्चे एमएस टीम पे थे, ऑनलाइन हमने लेक्चर रिकॉर्ड करवाए और वहां प्लाज्मा टीवी लगवाया गांव में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सिलेबस के हिसाब से उनको 52 लेक्चर्स दिए हमने। तो आप ये इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। यादव साहब थैंक यू। दूसरा जो हमारे लिए एक्शन पॉइंट इमर्ज हो रहा है, जैसे इंडस्ट्री के लिए सीएसआर है, वैसे ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए हमें सीएसआर की एक पॉलिसी लानी चाहिए, जिसमें हमें पंचायतों को अडॉप्ट करने के लिए इन इंस्टीट्यूशन को, जो इलीट इंस्टीट्यूशन है, उनको ग्राउंडिंग करने के लिए हमें ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो उन्हें जोड़ना होगा कुछ पंचायतों से। थैंक यू वेरी मच। रमा। या पुष्पेन जी ने अभी बात करी कि इंस्टीट्यूशंस लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम भी कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग पंचायत की, ग्राम सभा की और सरकारी लोगों की, सब लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है। और 73rd अमेंडमेंट में स्पेशल प्लानिंग कहीं मेंशन नहीं होता है, तो उसको स्पेशल प्लानिंग को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आपने बोला सबको एक जगह लाता है, वो चीज़ मतलब इकट्ठा करता है हर सारी चीज़ों को। जब वो एक हमारे पास में पर्सपेक्टिव होगा, ये वो कहाँ क्या चीज़ होनी है, तो समग्र विकास हो सकता है। और इसमें गांव में मैं अगर पंचायत सशक्त नहीं है तो मैं थोड़ा डिसएग्री कर रही हूँ इधर पे। एनजीओस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो दिल से काम करते हैं, वहां रह के काम करते हैं। हम तो 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, सर्वे करके बात करके वापस आ जाते हैं, पर जो लोग वहां रह के काम करते हैं वो एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। राजेंद्र जी ने सुबह पहले सेशन में बताया किस तरह से उन्होंने काम किया, कैसे काम किया, उन्होंने लोगों के साथ ही किया, उन्होंने पंचायत ने कोई पैसा नहीं दिया होगा या वो। रमा जी, वो दूसरा मुद्दा शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इशू ये है, जो पहले जब पंचायतें नहीं थी तो एनजीओ एक बड़ा सशक्त माध्यम था सिस्टम को डिलीवरी गांव तक पहुंचाने के लिए। अब हमारे एनजीओ साथी ये समझ नहीं रहे हैं, जो डिलीवरी में, सर्विस डिलीवरी में मेरी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायत में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। They can become conduit between government and the local people. लेकिन मुझे लगता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो हमारा बनता है, जो हमारे जो जीपीटीपी के तहत जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बनता है, कई प्लान को मैंने देखा है उसमें टेक्निकली बड़े साउंड प्लान नहीं होते हैं। तो क्या एसपीए, यू आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस एट द नेशनल लेवल, तो आप क्या जिस ढंग से मैनेज इमर्सन प्रोग्राम कर रहा है, क्या आप कुछ चुने ग्राम पंचायतों की, आपकी भी कैपेसिटी लिमिट है, जीपीटीपी के समय अपने बच्चों से सपोर्ट दे सकता है क्या, ताकि प्लानिंग के प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया जाए पंचायत में? हाँ सर, जरूर, और हम कर ही रहे हैं। हम तो अपने एकेडमिक एक्सरसाइज में, मैंने अभी तक 14 मध्य प्रदेश के गांव का, जिसमें से 14 से ज्यादा हैं, 14 तो अलीराजपुर में हमने कहे, ट्राइबल एरिया में, डिफिकल्ट एरियाज में जाके, जहाँ पे बोट से हमें जाना पड़ता है, सरपंचा वगैरह, लोगों से बात करी, उनके क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्लान बनाए हैं। ऐसे ही छतरपुर में भी किया है, तो हम कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। सर, मैं आपसे चाहूंगा जो आप कंक्लूड करें, क्योंकि मैं रो डेटा देख रहा था मध्य प्रदेश का। हम 2006 ईस्वी में टोटल इनरोलमेंट जो था सरकारी स्कूल में बच्चों का, वो 84% था। जो बच्चे अब छिटक कर सरकारी स्कूल से, वो 70% पर आ गया है। 2022 का जो एसर का रिपोर्ट है वो कहता है जो सिर्फ 70% बच्चे ही सरकारी स्कूल में जाते हैं।
हमारे यहाँ 82% स्पेशलिस्ट सर्जन का अभाव है CHC लेवल पर। हमारे पास मैन पावर का अभाव है PHC लेवल पर, डॉक्टर्स का अभाव है। शिक्षा में एजुकेशनल एटलस में सर आप जानते हैं जो 5वीं के बच्चे भी गुना भाग। तो जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, और ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। सर 2 मिनट में व्हाट वी हैव टू डू फर्दर टू स्ट्रेंथन पंचायत सो दैट दे कैन मेक एन इंटरवेंशन इन इट, वो मैं चाहूंगा जो आप सर थोड़ा सा। प्रश्न तो 2 घंटे का है और जवाब आपको तो 2 मिनट में चाहिए, तो बड़ा अनफेयर है। मिश्रा जी, आप मेरी दोस्ती का लाभ उठा रहे हैं। जहां तक शिक्षा का और स्वास्थ्य का प्रश्न है, अनफॉर्चुनेटली, और मैं देश के किसी नागरिक के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, सरकारी अधिकारी के नहीं है। हम लोग सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग ही नहीं करते। और मेरा ओरिजिनल थॉट नहीं है, अमर्त्य सेन का, कि यू इन डेमोक्रेसी यू गेट व्हाट यू आस्क। और मैं उसको क्रिकेट की एनालॉजी में देखता हूं कि LBW के लिए अगर अपील ना करो तो अंपायर की उंगली नहीं उठती है। तो वही वाली बात है। और क्योंकि हम लोग सरकार से स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में डिमांड नहीं रखते हैं, सिर्फ फोरम्स में हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय है। गांव से शहर का माइग्रेशन जो हो रहा है वो किस अभाव में हो रहा है? आज गांव में 4 पैसे भी किसी की जेब में होते हैं, किसान अगर वो है, तो वो अपनी पत्नी तक को कहता है कि बच्चों के साथ तू जाके नगर में रह, क्योंकि बच्चों की शिक्षा अब मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी मैं यहाँ देख लूंगा। और सर ये रायन सिंह जी, मंडला जिले में मैंने देखा ट्राइबल एरिया में बैठ कि महिला काम, मैंने कहा तू क्यों नहीं जाता निकम्मे, मैंने ऐसे कहा उससे, और उसको भेज रहा है। बोले नहीं साहब वो खेत, तो महिला ने कहा नहीं खेत संभाल लेंगे, ये यहाँ के प्रॉब्लम ज्यादा रहती हैं, मैं जाके वहां काम करूंगी और वहीं देखूंगी कुछ, और बच्चे भी पढ़ेंगे हमारे। अब ये तो आदिवासी समाज में एस्पिरेशन है। और तो सरकार ने स्वास्थ्य और एजुकेशन को स्पेस को वेकेट किया है। और अब हम लोग जो अर्बन ड्वेलर्स हैं वो हम, और जिनके जेब में जरा पैसे ज्यादा हैं या एडुकेट हैं, हमने भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। तो इसके ये स्ट्रक्चरल इश्यूज एक दिन में नहीं सुलझने वाले हैं। सरकार की डिटर्मिनेशन बहुत काम आएगी, और गांव में रहना अगर बेहतर हो जाएगा तो सरकारी कर्मचारी भी वहां रहना शुरू करेगा। अब हम पहले सोचते थे सड़क बन जाएंगी तो गाँव में प्रेजेंस बढ़ जाएगी, उल्टा हो गया है। अब सरकारी कर्मचारी गांव में नहीं रहते हैं, शहरों में और ज्यादा रहने लगे हैं, क्योंकि और फिर मोबाइल फोन के रहते अब पता भी नहीं चलता वो आपको कहां से उत्तर दे रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी इज हिस्ट्री नाउ बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। तो ये वाली चीजें जो है, जब तक कि सरकार अपनी विल नहीं दिखाएगी। और लास्ट पॉइंट, कि जहां तक एजुकेशन का सवाल है, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में नॉलेज और एजुकेशन के बारे में आपने, राजेंद्र सिंह जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, और मैंने मिश्रा जी से कहा है कि हम दोनों का इस पर अलग से अब विचार और होगा, क्योंकि अभी वी हैव टू डील विद दिस थॉट वेरी मच। तो जब तक कि हम, सर अब लास्ट पॉइंट, मैं आज से 10-11 साल पहले मैं मुख्य सचिव था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के एक गांव में जब मैं घूम रहा था, तो गांव में संडे के दिन उनका ये आश्रम है, आश्रम स्कूल है बच्चों का, चलो, तो उनको खबर नहीं थी हम कौन है, उनका चलते हैं जाते हैं। तो वहां बैठे, फिर बच्चों से बात करी, और लड़कियों का स्कूल था सर, राजेंद्र सिंह जी, लड़कियों का, और जितनी लड़कियां प्रेजेंट थी सब बैठ गई। शिक्षक को पता ही चल गया कौन आए हैं, 2-4 गाड़ियां देखी तो वैसे ही पता चल जाता है, बच्चों को नहीं मालूम था। तो मैं इस पे कंक्लूजन नहीं कर रहा हूं, प्लीज ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन इंक्लूडिंग आवर फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया। सर मैंने बच्चों से पूछना शुरू किया, सबसे प्रिय विषय तुम्हारा कौन सा है? अगर एक ही विषय पढ़ना हो तो कौन सा पढ़ोगे? तो बच्चियां चुप रहती हैं, एकदम से बोलती नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं प्रोवोक करता हूं, तो मैंने कहा भूगोल, कोई हाथ नहीं उठा, इतिहास कोई हाथ नहीं उठा, गणित कोई हाथ नहीं उठा, विच इज वेरी बैड बिकॉज दैट मीन्स आवर मैथ्स टीचिंग इज सो बैड कि कुछ वगैरह वगैरह। हिंदी एक हाथ उठा, अंग्रेजी 18 हाथ उठे,
ट्राइबल विलेज, गोंडों का गांव, लड़कियां कह रही हैं हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। गांव के हमारे साथी जो हैं अपने बच्चों को सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज रहे हैं। सो कॉल्ड कुछ नहीं, सरकारी स्कूलों में हमें तो ये डिसेंट्रलाइजेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि झाबुआ की पंचायत क्या कहेगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि छतरपुर की पंचायत क्या कहेगी, लेकिन छतरपुर और झाबुआ में ये ऑटोनॉमी अगर देंगे तो वो निर्णय लेंगे कि क्या करना है हमको। सेंट्रलाइज निर्णय में काम नहीं होगा, और लोगों की विल क्या है वो भी जानना जरूरी है। कुल मिलाकर मैं अंतिम वक्ता के रूप में कुल मिलाकर जो हमारी जो, क्योंकि हमने राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाकर ये मान लिया जो हम अचीव कर लेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो IMF जो हमारे बेसिक इंडिकेटर्स हैं, SHG का भी निर्माण मध्य प्रदेश में काफ़ी हुआ, लगभग 43, मेरी जानकारी में जो है वो लगभग 43,000 SHG प्रदेश में काम कर रहे हैं और लगभग 4 लाख महिलाएं उससे सब जुड़ी हुई हैं। तो हमने ये प्रयोग जो है ना, लेकिन ये सारे नवाचार जो हैं गवर्नेंस की दृष्टि से अगर देखें तो इन सारे नवाचार ने कुल मिला जुलाकर पंचायतों को कमजोर किया है, प्रशासकीय व्यवस्था को मजबूत किया है। तो हम पंचायतों को कैसे सशक्त करें, नहीं तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज इस प्रजातंत्र में करने की क्या जरूरत है। मध्य प्रदेश में अकेले पंचायतों में 3.5 लाख पंचायत और ये मिलाकर 2,80,000 जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा आपका विचार इस पर जानना चाहेंगे, पंचायतों को कैसे सशक्त। सर मैं बस आधा सेकंड लूंगा, आपने 1 मिनट दिया था लेकिन आधे सेकंड में कह दूंगा। पंचायतों को हम बस एक चीज से मजबूत कर सकते हैं कि हम उनकी सुने, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बस आखिरी, चूंकि असर की रिपोर्ट वगैरह का जिक्र हुआ था, सर यहाँ बैठे मैं इस वक्त का लाभ लूंगा। सर क्यों नहीं ये चीजें फलीभूत होती हैं। रोशनपुरा में राजभवन के जस्ट पीछे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 1ली से लेकर 5वीं तक की कक्षा एक कमरे में लगती है, 5 अलग अलग बोर्ड्स हैं। असर की हर साल रिपोर्ट आती है और मैं हर साल वहीं से कहानी करता हूँ। वहाँ के टीचर भी मुझसे पक गए हैं, कहते हैं हर बार यहीं क्यों आ जाते हैं। मैंने कहा जब राजभवन के पीछे को सरकार नहीं देख पा रही है इसीलिए आ जाता हूँ, तो जब वहां से हमारी दृष्टि पड़ने लगेगी चीजें सुधरने लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोतागणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात को कहने में कुंठा हो रही है जो मैंने आपके लिए कोई समय क्रिएट नहीं किया प्रश्नों के लिए, लेकिन समय बिल्कुल उपलब्ध नहीं था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्वानों को आभार के 2 शब्द कहें, उससे पहले हम कुछ दीदियों को बुलाकर स्मृति चिन्ह भेंट कराना चाहते हैं। तो जल्दी से माया दीदी, कुंती दीदी, बबीता दीदी, शशिकला दीदी और लक्ष्मी दीदी जल्दी से आ जाएं और हमारे अतिथि वक्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें, और उसके बाद फिर हम सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे आपको। संचालन कर रहे डॉक्टर HM मिश्रा, उनका अभिनंदन। माया दीदी। श्री R परशुराम जी के स्वागत के लिए कुंती दीदी। कुंती दीदी। डॉक्टर रमा पांडे जी के अभिनंदन के लिए बबीता दीदी। श्री अनुराग जी के अभिनंदन के लिए शशिकला दीदी। शशिकला आई, और अमिताभ जी के लिए लक्ष्मी दीदी आए और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें। पुष्पेंद्र यादव जी चूंकि चले गए हैं, उनका स्मृति चिन्ह हम निश्चित भिजवाएंगे। और आप सभी दीदियों का धन्यवाद, और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर HM मिश्रा जी, आदरणीय R परशुराम जी, डॉक्टर रमा पांडे जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव जी, श्री अनुराग द्वारी जी और श्री अमिताभ सिंह जी। आप सबके प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।